आगे बढ़ सकें और देश के समाज के विकास में अपना योगदान दे सकें। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशादेले का भारत दौरा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात, व्यापार, निवेश और एमएसएमई समेत विभिन्न मुद्दों पर हुई अहम चर्चा। भारत यूके एफटीए लागू करने पर दिल्ली में आज अहम बैठक, दोनों देशों के लिए खुलेगा मुक्त व्यापार का रास्ता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार सचिव के बीच होगी चर्चा। केंद्र सरकार ने अप्रवासन और विदेशी नागरिक संबंधी नियमों में किया बड़ा बदलाव, विदेशी नागरिकों के लिए 180 दिन से अधिक प्रवास अवधि बीतने से पहले पंजीकरण जरूरी। कक्षा 12वीं के सीबीएसई छात्रों के लिए राहत की खबर, उत्तर पुस्तिकाओं का सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन का पोर्टल शुरू, आवेदन की प्रक्रिया 6 जून तक। और भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज का तीसरा और फाइनल मुकाबला आज टांटन में, दोनों की नजर जीत के साथ सीरीज पर कब्जा जमाने की। तो आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशादेले भारत यात्रा पर हैं और उन्होंने आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। और इस मुलाकात की जानकारी एक्स पर साझा करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा कि हमारी लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को और ज्यादा गहरा करने के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। व्यापार, निवेश, एमएसएमई, डिजिटल और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने साथ ही जानकारी भी दी कि दोनों देशों के बीच इस बात पर भी सहमति बनी कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर साथ काम करना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति आज दोपहर में भारत के अपने समकक्ष उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के साथ बैठक करेंगे और इसके अलावा वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी आज शाम को मुलाकात करने वाले हैं। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा से भारत और दक्षिण अफ्रीका के संबंध और मजबूत होंगे। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं, इस पर नजर डालें तो मार्च 1997 में रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान ये समझौता हुआ और भारत का पहला रणनीतिक साझेदार देश बना दक्षिण अफ्रीका। और 2023 में राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना के 30 वर्ष पूरे हुए हैं। समर्थन किया और समय के साथ ये द्विपक्षीय संबंध जो है और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आए। ब्रिक्स, आईबीएसए और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार सहयोग बढ़ता रहा है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण और बहुआयामी संबंध हैं। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। मार्च 1997 में ये साझेदारी बढ़ी और 1996 में औपचारिक रक्षा सहयोग की शुरुआत हुई। रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में देखा जाए तो सहयोग संबंधी एमओयू साइन हुआ। 1996 में औपचारिक रक्षा सहयोग की शुरुआत हुई। 9वीं बैठक 2025 में हुई। संयुक्त रक्षा समिति की 9वीं बैठक 2025 में दक्षिण अफ्रीका में हुई और दक्षिण अफ्रीकी नौसेना का युद्धपोत एसएस अमातोला भारत पहुंचा। विशाखापट्टनम में आईएफआर 2026 और मिलान 2026 में शामिल हुआ। और आपको बता दें कि भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते को लेकर अहम खबर सामने आ रही है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार सचिव पीटर कायल आज नई दिल्ली में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं और इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों नेता मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन की प्रक्रिया और इसे जल्द से जल्द लागू करने की अंतिम रणनीति पर सीधे चर्चा करेंगे।
आपको बता दें कि पिछले साल 24 जुलाई को साइन हुई इस डील पर दोनों देशों की सरकारें अब तेजी से काम कर रही हैं। इस डील के पूरी तरह लागू होते ही ब्रिटेन के 99% और भारत के 90% टैरिफ फौरन खत्म हो जाएंगे, जिससे दोनों देशों के बीच कारोबार करना काफी आसान और सस्ता हो जाएगा। इस वक्त जब हॉर्मुज़ स्ट्रेट में भारी तनाव है और दुनिया भर में आर्थिक संकट का माहौल है, तब दोनों देशों के बीच ये साझेदारी बहुत ज्यादा मायने रखती है। अपनी इस यात्रा के दौरान ब्रिटिश व्यापार सचिव आज भारतीय और ब्रिटिश उद्योगपतियों के साथ एक विशेष बैठक भी करेंगे, ताकि इस व्यापार समझौते से जुड़ी तैयारियों और भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनको अंतिम रूप दिया जा सके। तो भारत यूके डील से काफी कुछ बदलता हुआ सामने आएगा। वहीं बात करें भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की, तो इसको अंतिम रूप देने की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। कहा यह जा रहा है कि दोनों देशों के बीच लगभग 99% की वार्ता पूरी हो चुकी है और अब केवल कुछ ही बाकी मुद्दों और तकनीकी विवरणों को सुलझाना बाकी रह गया है, जिसके लिए बातचीत का दौर शुरू हो रहा है। अमेरिका का एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में भारत पहुंच चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिए कि अमेरिका में हुए कानूनी बदलावों के मद्देनजर भारत अमेरिका ट्रेड डील में कुछ संशोधन की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पहले चरण को जल्द अंतिम रूप दे दिया जाएगा। यूएस के एम्बेसडर मिस्टर सर्जियो गौर ने भी कहा कि 99% चीजें तय हो गई है। छोटी मोटी कॉमास और फुल स्टॉप्स पे चर्चा चल रही है। फाइनलाइज करते वक्त जो वहां पे बदलाव आए थे, कानूनी बदलाव आए थे यूएस में, उसको किस प्रकार से फाइनल एग्रीमेंट में रिफ्लेक्ट करना, उसके हिसाब से किस प्रकार से बदलाव होगा, उसको तय करके मुझे पूरा विश्वास है कि यूएसए के साथ भी जल्द से जल्द हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला ट्रांच खत्म कर देंगे, साइन करेंगे और आगे की चर्चा चालू करेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली एफडी तोड़नी पड़ी और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज 5 नए न्यायाधीशों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने उच्चतम न्यायालय परिसर में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाई और इसके साथ ही शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। ये संख्या न्यायाधीशों की अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। शपथ लेने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना, न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली शामिल हैं। हाल ही में सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी थी। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं का सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन का पोर्टल अब लाइव हो गया है। जी हां, अब वे छात्र जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त कर ली है और अपने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की ये प्रक्रिया 6 जून 2026 तक जारी रहेगी। तो ऐसे में जिन छात्रों को अपने अंकों को लेकर कोई भी संदेह है, वे तय समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए एक विस्तृत वीडियो भी जारी किया है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है। सीबीएसई के अनुसार छात्र एक ही आवेदन में कई विषयों से संबंधित समस्याएं दर्ज कर सकते हैं। अलग अलग मुद्दों के लिए बार बार आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद छात्रों को बाईं ओर कई विकल्प दिखाई देंगे, जहां से वो अपनी जरूरत के अनुसार
वेरिफिकेशन या फिर पुनर्मूल्यांकन का विकल्प चुन सकते हैं। और केंद्र सरकार ने अप्रवासन और विदेशी नागरिक संबंधी नियमों यानी इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल 2025 में बड़ा बदलाव किया है। अब विदेशी नागरिकों के पंजीकरण संबंधी नियम बदल गए हैं। नए प्रावधान के तहत 180 दिन या फिर उससे कम अवधि के वीजा पर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को अगर वे वीजा अवधि से अधिक समय तक भारत में रहना चाहते हैं तो 180 दिन की समय सीमा खत्म होने से पहले अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नए नियमों में साफ किया गया है कि ऐसे मामलों में पंजीकरण केवल आपात परिस्थितियों में ही मंजूर किया जाएगा। इसके साथ ही भारत में जन्मे विदेशी नागरिकों के बच्चों के लिए भी प्रावधान बदल दिए गए हैं। संशोधित नियमों में उन बच्चों को आंशिक राहत दी गई है जिनके माता पिता में से एक या दोनों विदेशी नागरिक हैं। पहले के नियमों के अनुसार ऐसे बच्चे के जन्म पर माता पिता को वीजा सेवाओं, नए वीजा या फिर एग्जिट परमिट जैसी सुविधाओं के लिए 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण अधिकारी को सूचना देनी होती थी। नई अधिसूचना के मुताबिक अगर माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हैं और वो बच्चे की भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहते हैं तो ये प्रावधान लागू नहीं होगा। हालांकि अगर बच्चा बाद में भारत में रहते हुए किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो माता पिता में से किसी एक को बच्चे द्वारा विदेशी नागरिकता हासिल करने के 30 दिनों के भीतर इसकी सूचना पंजीकरण अधिकारी को देनी होगी। और दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा को जाने पहल के तहत नेपाली नेता के साथ ये अहम कूटनीतिक मुलाकात की है। ये बैठक दोनों देशों के राजनीतिक दलों के बीच आपसी संवाद को और बढ़ाने और संगठनात्मक समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। नेपाल का ये विशेष प्रतिनिधिमंडल रवि लामिछाने के नेतृत्व में 1 जून से भारत के 5 दिवसीय दौरे पर है। और लेबनान ने हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच आंशिक युद्ध विराम की घोषणा की है। हालांकि घोषणा के बावजूद हमले जारी हैं। स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि आंशिक युद्ध विराम कुछ हद तक तनाव को कम करने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है। वाशिंगटन में लेबनान के दूतावास के अनुसार यह समझौता लेबनान में संघर्ष को पूरी तरह समाप्त नहीं करेगा। इजराइल से बेरूत और हिजबुल्लाह के नियंत्रण वाले उपनगरों पर हमले रोकने की बात कही गई है, जबकि ईरान समर्थित समूह इजराइल पर अपने हमले रोक देगा। हालांकि दक्षिण लेबनान में सोमवार शाम को भी हिंसा जारी रही। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक और शांति निर्माण मामलों की सह सचिव मार्था अमाकिया पोबी ने कहा कि ये घटनाएं एक खतरनाक और चिंताजनक बात का संकेत हैं, जो कि संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान पर हमला करने की तैयारी कर रहे अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। और इसी के साथ और आगे बढ़ेंगे। रूस ने यूक्रेन के कई एक प्रमुख शहरों कीव, डनीप्रो और खार्किव में हवाई हमले किए हैं। इस हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत और 60 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हमले ऐसे समय में हुए हैं जब रूस ने बड़ी सशस्त्र कार्रवाई की चेतावनी दी थी। रूस ने यूक्रेन की बिजली आपूर्ति और आधारभूत संरचना को निशाना बनाया है, जबकि यूक्रेन ने इस साल रूस की तेल सुविधाओं पर हमले तेज किए हैं। हजारों लोगों ने हमलों से बचने के लिए कीव की मेट्रो प्रणाली में शरण ली है और इस युद्ध को 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। वहीं दोनों पक्षों ने नागरिकों को सीधे निशाना बनाने से इनकार किया है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं खेल की खबरों की। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है। सिंधु ने पहले दौर के मैच में थाईलैंड की बुसारन ओंगबाम
रंगफान को 25-23 और 21-16 के सीधे गेम में शिकस्त देकर खुद को आगे बढ़ाया। हालांकि पुरुष एकल वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत का निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा और उन्हें पहले दौर के मैच में ही शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। और भारत इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज टांटन में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने इस श्रृंखला का विजयी आगाज किया था, लेकिन इंग्लैंड ने दूसरा T20 मुकाबला जीतकर शानदार वापसी की और इस महीने 12 जून से शुरू होने वाले महिला T20 विश्व कप से पहले दोनों टीमें जीत के साथ अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहेंगी। भारतीय टीम के लिए यह श्रृंखला आगामी विश्व कप से पहले इंग्लैंड की परिस्थितियों में अपने सर्वश्रेष्ठ संयोजन को परखने का भी महत्वपूर्ण अवसर है। दुनिया भर में फ्रेंचाइजी क्रिकेट के तेजी से फैलने से चिंतित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी बोर्ड ने एक समिति बनाने को मंजूरी दे दी है, जो एक ऐसा संतुलन बनाने की दिशा में काम करेगी जिससे मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर में कोई रुकावट नहीं आए। वर्तमान में इंडियन प्रीमियर लीग साल के कैलेंडर के 2 महीने लेता है। इसके अलावा SA20, ILT20 और BBL, BPL, SLPL, द 100 और CPL जैसी लीग भी शामिल हैं, जिनके चलते अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर प्रभावित हो रहा है। पिछले साल की भगदड़ और 11 लोगों की मौत को ध्यान में रखते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार दूसरी खिताबी जीत के लिए विजय जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया है। पिछले साल 4 जून को जल्दबाजी में निकाले गए विजय जुलूस के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ मच गई थी। आरसीबी ने रविवार को गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।